हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नीट यूजी हिंदी .com पे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कोशिका के बारे में। तो अगला जो हमारा 9वां चैप्टर है, 9th चैप्टर है, वो है जैव अणु। तो जो ये आपका चैप्टर है वो बहुत बेसिक चैप्टर है। आपको ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, रसायन विज्ञान में भी पढ़ना है। इसमें कुल मिला के हमें 9-10 टॉपिक पढ़ने हैं करीब। कुल मिला के हमें 12 टॉपिक पढ़ने, सॉरी। तो ये जो आपका जो चैप्टर है, ये आगे चल के जब आप फर्दर एमबीबीएस में करोगे, या आप फार्मेसी करोगे, या आप नर्सिंग करोगे, या आप बीएससी भी करोगे, तो वहाँ पे आपको ये सेपरेट एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। बायोकेमिस्ट्री, जैव अणु वाला जो एक सेपरेट मतलब सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो ये बेसिक बहुत ही ज़्यादा है, आपको ये रसायन विज्ञान में भी पढ़ना है। और बहुत सारे जो चैप्टर हैं उनका ये मतलब क्या है, आधार है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बेसिक जितने सारे बेसिक है वो क्लियर करेंगे। तो कुछ जो टॉपिक हैं कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो टॉपिक है वो है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयक। नेक्स्ट है बृहत जैव अणु, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, शरीर अवयवों की गति की अवस्था, उपापचय की संकल्पना। नेक्स्ट है जीवों का उपापचय आधार, जीव अवस्था और एंजाइम। कुल मिला के ये आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 12 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें नीट में 2 या 2 से अधिक प्रश्न आ सकते हैं। यह जो पार्ट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो पार्ट है यह बहुत ही बेसिक है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि आखिरकार जैव अणु किसे कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैव अणु किसे कहते हैं। तो वैसे अणु जो जीवों के ऊतकों में पाया जाता है उस अणु को हम जैव अणु कहते हैं। वैसे अणु जो जीवों के ऊतकों में पाया जाता है उसे हम जैव अणु कहते हैं। देखिए छात्रों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे धीरे हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आगे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब जैव अणु का वर्गीकरण करते हैं। तो जैव अणु का वर्गीकरण हम करते हैं उसके आणविक भार के आधार पे या उसके रासायनिक विश्लेषण के आधार पे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म अणु और एक होते हैं बृहद अणु। तो सूक्ष्म अणु क्या होते हैं कि आणविक भार इसका जो होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। इसका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है। और जो बृहद अणु होते हैं उसका आणविक भार 1000 डाल्टन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लिख रखा है। तो डाल्टन से ज़्यादा होता है। जो सूक्ष्म अणु है उसके उदाहरण हैं अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन क्षार, मोनोसैकेराइड और लिपिड। लिपिड जो है वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। और जो बृहत अणु है उसमें आएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड्स। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद कि आखिरकार हम जो है रासायनिक विश्लेषण कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक एनसीईआरटी का एक टेबल दिया गया, एक चार्ट दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कौन से जो तत्व हैं वो भूपर्पटी में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं और उसी के रेशियो में मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें, पहले तो जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका प्रतिशत 65 यानी कि 65% है। उसके बाद कार्बन जिसकी मात्रा 18% है और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे मानव शरीर में 3.3% है।
वहीं हम जब भूपर्पटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या पाया जाता है? कार्बन, और फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। तो जीवों में जीवों में मुख्य से क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने बार यहाँ से नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं और जो क्या है होने की भी संभावना है। ठीक है, तो इस टेबल को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। आप अपने बुक में या नोट्स में या एनसीईआरटी में आप इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। अब हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के बाद, कि आखिरकार जो अभी हमने दो पढ़ा, बृहद अणु और सूक्ष्म अणु, या कि जो या कि निस्पंदन या धारिता, जो पार्ट से जो हमारे अणु जो प्राप्त होते हैं, जो सूक्ष्म अणु प्राप्त होते हैं, वो किस प्रकार से मतलब उसके विश्लेषण किए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो रासायनिक संगठनों का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम हम एक जीव ऊतक को लेते हैं, जैसे कि सब्जी और यकृति का टुकड़ा, और लेके खरल एवं मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड अम्ल के साथ पीसते हैं। ये खरल और मूसल क्या है? ये एक प्रकार की बर्तन होती है, या एक तरह का यंत्र होता है, या एक सामान होता है जिसमें हम चीज़ों को रख के, और एक मोटा सा जो होता है, मतलब एक लोहे की होती है या पत्थर की होती है, उससे हम क्या करते हैं? इसको कूटते हैं, मतलब इसको पीसते हैं, पतला इसके चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड रखेंगे इसमें के साथ मिला के, तो इसकी चटनी बनाएंगे। अरे भाई, अपनी भाषा में शुद्ध देसी में सीखो। चटनी बनाएंगे, और चटनी बनाने के बाद क्या करेंगे? इसको चटनी से भी पतली स्लरी टाइप से बनाएंगे, और इसको क्या करेंगे फिर? इसको जो पनीर छानने की जो कपड़े आती हैं, हाँ, पनीर जो छानने की, या आप कभी कभी चाय भी छान लेते हैं हम, वो जो कपड़े आती हैं उससे हम छानेंगे। उससे कहाँ छानेंगे भैया जी? उससे हम एक बाउल में छानेंगे। ठीक है, उससे हम एक बाउल में छानेंगे। ऐसे रख दिए और ऐसे डाल रहे हैं, तो कुछ पार्ट जो होगा नीचे आ जाएगा, और कुछ पार्ट जो होगा ऊपर रह जाएगा। ठीक है, जब चटनी को छानेंगे हम, तो कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा और कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे आए वाला पार्ट है, आगे पढ़ते हैं क्या है। ट्राइक्लोरिक एसिड मिला दिए भैया। अब इसके बाद क्या आते हैं? जिसके गाढ़ा मतलब चटनी टाइप से प्राप्त होता है, इससे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने छानने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया दो अंश प्राप्त होता है, एक कपड़ा के ऊपर आ जाता है, कपड़ा के नीचे आ जाता है। एक अंश जो अम्ल में घुल जाता है, ये नीचे अम्ल में घुल गया, उसे निस्पंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निस्पंद कहते हैं। एवं दूसरा अंश जो अम्ल में अविलय है, मतलब अम्ल में ना घुलता है भैया, उसे हम धारिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो अभी हमने देखा ना, ऊपर एक चार्ट हमने अभी देखा था, एक हमने टेबल अभी देखा था, कि देखो भैया, अम्ल विलय भाग और अम्ल में अविलय भाग। तो अविलय भाग कहाँ रह जाएगा भैया? ऊपर रह जाएगा, और जो विलय भाग है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं। किसका? जैव अणु का। जैव अणु का क्या करते हैं हम? वर्गीकरण कर दिया हमने, और उसके जो रासायनिक जो रासायनिक विश्लेषण है उसके संगठकों का, वो भी कर दिया। अब जो दूसरा विश्लेषण है वो क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? खनिजों का विश्लेषण करने के लिए, अकार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए। ये तो हमें सारे मिल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं ना। ये जो सारे हैं, ये जो बृहद और लघु वाले अणु जो हैं, सूक्ष्म वाले, ये क्या हैं? ये कार्बनिक पदार्थ हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए क्या करेंगे हम? अकार्बनिक
अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए क्या करेंगे? धुआं करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ को लेके जलाएंगे और जलाने के बाद जो उसका भस्म मिलेगा भैया, राख, जो बाबा लोग अपने सर पे लगाते हैं वही वाली भस्म। याद आया कुछ बाबाओं को देख के? बहुत सारे बाबा है भारत में। बाबाओं की बात ही निराली है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ साथ में यूट्यूब के भयानक जो बहुत सारे लोग जो है टीचरों को ख़रीदने के चक्कर में आ गए हैं आजकल। हमने हाल में ही देखा फिजिक्स वाले के ब्रांच से एक टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास बन गया था, उन्होंने हाल में ही वहाँ से छोड़ दिया है। तो जो आजकल के जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, वो आजकल टीचरों को ख़रीदने में लगे हैं। बहुत सारे मेल भी प्राप्त होते हैं आजकल। तो इससे घबराना नहीं है, आप लोगों को मन से पढ़ना है। कहाँ से? बिल्कुल मन से पढ़ना है। और ख़ासकर हिंदी मीडियम वालों सुन लो, तुम्हें तो खास करके पढ़ना है भाई, क्योंकि स्रोत भी नहीं है, सोर्सेज भी नहीं है तुम्हारे पास। पढ़ोगे मन से तब तो टॉप करोगे, तब तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा तुम्हें। टॉप नहीं करना भाई, कॉलेज में एक सीट चाहिए कहीं भी, ठीक है? फिर तब क्या करें? क्लोज़ करें यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।